नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 3 साल मोदी सरकार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो इसके कैप में बहुत सारी कामयाबियां हैं और बहुत सारी चुनौतियां। इन्हीं तमाम दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने हाल ही में एक बयान दिया था जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। आपने कहा हम कश्मीर के स्थायी समाधान की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये स्थायी समाधान तो क्या है, इसका क्या मतलब है, और समाधान जो है वो शब्द ठीक नहीं है। ये इसका क्या मतलब? नहीं, समाधान शब्द से उनको क्यों आपत्ति है? इस देश में लंबे समय तक हुकूमत किसी राजनीतिक पार्टी ने की है। इसका क्या मतलब है, और समाधान जो है वो शब्द ठीक नहीं है। ये इसका क्या मतलब? नहीं, समाधान शब्द से उनको क्यों आपत्ति है? इस देश में लंबे समय तक हुकूमत किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस ने हुकूमत की है, लेकिन हर 2, 4, 6 वर्षों पर बराबर कश्मीर की समस्या देश के सामने एक चुनौती के रूप में उठ खड़ी होती है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि भले ही थोड़ा समय क्यों न लगे, लेकिन हम इसका एक अस्थायी समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। इसका क्या मतलब है? अगर इसको इंटरप्रेट करा जाए तो हम भौगोलिक सीमाओं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किस तरह की भौगोलिक सीमाओं से कॉम्प्रोमाइज करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वहां पर इस प्रकार के हालात क्यों पैदा होते हैं, जो उसके मूल कारण हैं। उन मूल कारणों का ही हम निदान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसका निदान हम निकालेंगे। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूं कि इसका खुलासा करना यह उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। राजनाथ सिंह जी, अगर हमने जो आजादी के बाद से कश्मीर देखा है, वहां की अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार वहां डिस्टर्बेंस पैदा करता है, पाकिस्तान वहां के युवाओं को उकसाता है। हाल में कई सारी ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने को मिले जिससे ये सबूत मिला कि पाकिस्तान वहां पर अशांति फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि पाकिस्तान को हैंडल किए बिना कश्मीर का कुछ हो सकता है? वैसे पाकिस्तान को हैंडल करना पड़ेगा ही। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि पाकिस्तान वहां की कश्मीर की समस्याओं की जड़ में है और बराबर कश्मीर की समस्याओं को हवा देने की कोशिश पाकिस्तान अपनी तरफ से समय समय पर करता रहता है, लेकिन उसका भी समाधान कैसे निकले, इस बारे में भी हम लोगों ने कुछ अपनी रणनीति तैयार की है। रणनीति आपने तैयार की है, लेकिन हाल ही में देखा गया कि व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कम से कम साउथ कश्मीर के जो यंग जनरेशन है 14 से लेकर 28-25 साल तक की, उनको बुरी तरह भड़काया जा सकता है। मानसिक तौर पर भी उनको प्रदूषित करने की ये कोशिश करता रहता है और ये सब सारी चीजें रुकनी चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं और इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और समय के साथ ही ये लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में इस सरकार ने कांग्रेस की ये कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या आपको लगता है पीडीपी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ वो एक अननेचुरल अलायंस था? इसी के चलते पीडीपी बात करती है कि हुर्रियत से बात हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि जो लोग पाकिस्तान के सहारे कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। जब भी कोई 2 अथवा 3 राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो उसे नेचुरल अलायंस कहना, अननेचुरल अलायंस कहना, इसका कोई मतलब नहीं है। यह अलायंस है, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। लेकिन जहां तक लोगों से बातचीत करने का सवाल है, मैं 3 बार कश्मीर वैली गया और जब जब भी मैं गया लोगों का मैंने आह्वान किया कि जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी कश्मीर की समस्या से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सभी लोगों से मैं बात करने के लिए तैयार हूं। बराबर हमारी तरफ से पहल हुई, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, कश्मीर में रहने वाले लोग जो इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और कोई यह मानता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं समझता हूं कि निरा यह भ्रम है। आपके हिसाब से कश्मीर समस्या की जड़ में क्या है, क्या प्रॉब्लम है? वो डिविसिव फोर्सेस जो देश के अंदर रह रही हैं, वो या वो डिविसिव फोर्सेस जो बाहर से ऑपरेट कर रही हैं? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कारण तो इस समस्या के पीछे जो कोई डिविसिव फोर्सेस हैं वे ही हैं और बराबर वहां के नौजवानों को
जो कि सही रास्ता दिखाना चाहिए, जिंदगी के जो सही रास्ते हैं उन पर चलने की जो प्रेरणा देनी चाहिए, वह काम नहीं करते हैं। बराबर उनको भी गुमराह करके बराबर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। एक कश्मीरी युवक हाल ही में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हुआ, बड़े अच्छे अंकों से हुआ, और उसको आतंकवादी धमकी देने लगे और उसने अपनी सुरक्षा की मांग की। अपने लिए उसने कहा कि मेरे को एक वेपन दे दिया जाए जिसको मैं लेके चल सकूं। क्या आपको क्या लगता है कि ये उन कश्मीरियों को भी भड़का रहे हैं आतंकवादी जो कश्मीरी मेन स्ट्रीम में जुड़ गए हैं या सरकार के साथ आ गए? इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं सारे कश्मीरियों को इसके लिए मैं दोषी नहीं ठहराता हूं। कुछ ऐसी अलगाववादी ताकतें हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की नापाक हरकतें की जा रही हैं। अब उमर फयाज, आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट, 22 साल की उम्र, कश्मीर का रहने वाला, कश्मीर के नौजवानों के लिए आइकन, उसको आतंकवादियों ने मार डाला। कैसे यह माना जाए कि वह आतंकवादी सचमुच कश्मीर के नौजवानों के हितैषी हैं, कश्मीरियों के हितैषी हैं, कश्मीरियत के हितैषी हैं? यह कैसे माना जाए? आर्मी चीफ ने हाल ही में कहा था, जिस पर कांग्रेस ने बड़ी हाय तौबा मचाई, उन्होंने कहा था कि अगर पत्थरबाज जो हैं कोई दूसरे साधनों का इस्तेमाल करे तो मैं भी दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि यह बयान किसी आर्मी चीफ की तरफ से नहीं आना चाहिए था, यह बयान ठीक नहीं है। क्या आप आर्मी चीफ के या आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ ऐसे बयानों की उम्मीद किसी राजनीतिक पार्टी से करते हैं? देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, कौन क्या बयान देता कैसे, इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसद में भी मैंने कहा था, संसद के बाहर भी मैंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, कि कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने में वो पूरी तरह से मदद करें। हम उनकी मदद, उनका सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कश्मीर का प्रश्न किसी दल के साथ जोड़कर अथवा किसी विचारधारा के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी समस्या का समाधान निकालने में सहयोग करना चाहिए। जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि साउथ कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपको उसके क्या कारण नजर आते हैं कि त्राल और बाकी इलाके, हमने देखा जब एक आतंकवादी को मारा जा रहा था तो वहां के कुछ लोग दूसरे आतंकवादी को बचा के ले गए, तो इसके आपको क्या फैक्टर्स नजर आते हैं? मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने कुछ नौजवानों के मस्तिष्क को, सोच को प्रदूषित करने का काम किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम उन सारे नौजवानों को सही रास्ते पर लाने में हम कामयाब होंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक हाल ही में दुबई के अंदर बैठक हुई आईसीसी और बीसीसीआई की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई की, कि भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए। खेल मंत्री ने कहा कि नहीं, पहले बीसीसीआई को हमारी परमिशन लेंगी। आप इस तमाम चीज के इंचार्ज हैं, आपको पता है कि कश्मीर के हालात क्या हैं, इंटरनेशनल हालात क्या हैं, बॉर्डर पर हालात क्या है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक बायलैटरल सीरीज खेले, इसका माहौल बन गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के साथ जो विडंबना है कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है। एक सामान्य धारणा पाकिस्तान के बारे में बन गई है और वह सच है, धारणा ही नहीं बनी है, वह हकीकत है। हकीकत है कि पाकिस्तान बराबर आतंकवाद को प्रश्रय देने की कोशिश करता है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की पाकिस्तान बराबर कोशिश करता है, और आतंकवादियों का सहारा लेकर वह केवल भारत नहीं बल्कि कुछ अन्य देशों में भी बराबर इधर उधर की नापाक हरकतें करता रहता है। इसीलिए दुनिया के अधिकांश देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए हैं और उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक का है। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान पलट गया था, वाकई उसको पलटना ही था। क्या पाकिस्तान को समझाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही भाषा बोलनी पड़ेगी? अब जिस भी भाषा की जरूरत होगी वो भाषा बोलेंगे, जिस तेवर की जरूरत होगी वो तेवर हम दिखाएंगे। लेकिन भारत पहले से भी इस मत का रहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, और बराबर अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ बेहतर बनाकर रखने की हम लोगों ने कोशिश भी की है।
हाल ही में एक एससीओ का समिट होने वाला है कजाकिस्तान के अंदर, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं और पाकिस्तान से नवाज शरीफ जी भी आ रहे हैं। क्या वहां पर जिस तरह से उफा में वो दोनों मिले थे रशिया में, क्या वहां पर उन दोनों के मिलने की कोई संभावना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है? अब देखिए क्या होता है वहां पर, ये तो पाकिस्तान को तय करना है। पाकिस्तान के भारत ने बराबर अपनी तरफ से दरिया दिली दिखाई है, लेकिन जो पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से मिलना चाहिए वो पॉजिटिव रिस्पांस कभी भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। एक हाल ही में एक मसला आया, एक स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसमें यह दिखाया गया कि हुर्रियत के नेता आईएसआई पैसा लेते हैं और उस पैसे के आधार पर जो है वो कश्मीर में नफरत का माहौल फैलाते हैं। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास या होम मिनिस्ट्री के पास ऐसा सुनने में आया है कि ऑलरेडी इस बात के सबूत हैं कि हुर्रियत के नेता ऐसा लगातार करते रहे? क्या ये सबूत भारतीय एजेंसियों के पास बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, लेकिन सामान्यतः यह परंपरा है कि इंटेलिजेंस की जानकारियों का खुलासा सरकार में बैठे हुए लोग नहीं करते हैं। लेकिन आपको मालूम है एनआईए की जांच चल रही है, पहली बार एनआईए की जांच का यह सिलसिला प्रारंभ हुआ है, स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर हम कश्मीर को छोड़ दें तो एक बात हमको देखने को मिली है कि देश में पिछले 3 सालों के अंदर भगवान की दुआ है और सरकार का अच्छा कर्म है कि किसी भी तरह के बड़े आतंकवादी हमले देखने को नहीं मिले हैं। ये 3 साल उस लिहाज से काफी अच्छे रहे। इसका श्रेय आप किसको देते हैं, आपके मंत्रालय के अलावा? नहीं, हम तो अपने भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता और क्विक डिसीजन इसे करने, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, उनकी सूझबूझ, दूरदर्शिता, उसकी सराहना करेंगे। एक और सवाल आ जाए सर, हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी पर प्रधानमंत्री जी ने कितने इनिशिएटिव लिए, उनके बारे में कुछ सीक्रेट दस्तावेज भी रिलीज किए गए, उनका परिवार भी प्रधानमंत्री जी से मिलने आया। लेकिन आज होम मिनिस्ट्री ने एक आरटीआई के रिप्लाई में ये कहा है कि सुभाष चंद्र जी की मौत जो है वो हवाई दुर्घटना में ही हुई थी। अभी तक लोग इससे कॉन्ट्ररी बिलीव करते थे, इससे उल्टा बिलीव करते थे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जितने भी उपलब्ध हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिक किए जा चुके हैं। हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट छिपाया नहीं है। तो क्या बीजेपी भी ये मानती है, क्योंकि जब पहली बार वाजपेयी सरकार बनी थी तब भी एक कमीशन बना था ये जानने के लिए कि नेताजी की मौत की जांच कैसे, ये तो प्रयत्न बराबर पहले से ही होता रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किसने आरटीआई दी, कब दी, इस बात की जानकारी नहीं है। मैं आपके द्वारा ही पहली बार सुन रहा हूं। एक देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, पहले अवार्ड वापसी हुई, फिर इनटॉलरेंस की बात की गई। आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे थे ये आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उठाए गए? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि गौ हत्या का जो मामला हुआ है, जो नए कानून आए हैं उसके हिसाब से, जो पर्यावरण मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अब लोगों की खाने पीने की आजादी छीनी जा रही है, जो उसका फंडामेंटल नहीं, खाने पीने की आजादी पर कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है और किसी प्रकार की आजादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बस यह है कि देश के हितों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, समाज के हितों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा सर ये है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी है, वो है राम मंदिर का। उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त सभी नेताओं ने लगभग ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार हुई, देश में भी बीजेपी की सरकार है, राज्यसभा में भी एक मेजोरिटी आने की संभावना है। क्या अब हमको दिख रहा है कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त? राज्यसभा में कहां मेजोरिटी है? आ जाएगी। लेकिन देखिए अभी मामला इस समय राम मंदिर का सब जुडिस है और सामान्यतः स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पर संसदीय लोकतंत्र हो, उसमें जितने भी लोकतंत्र के स्तंभ हैं, पीलर्स हैं, उनमें से प्रमुख एक स्तंभ न्यायपालिका का है। अब न्यायपालिका के तहत इस समय यह मामला यदि विचाराधीन है, वैसे तो जहां तक हाईकोर्ट का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है और उन्होंने उस हकीकत को स्वीकार भी उसमें कर लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसके निर्णय की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी। उससे पहले बातचीत की कोई कोशिश? बातचीत की कोशिश है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, लेकिन वो चीज शायद हो नहीं पा रही है।
राजनाथ सिंह जी, आप देश के गृह मंत्री और पता है कि कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठे, चाहे सहारनपुर की घटना हो, चाहे रामपुर की घटना हो, चाहे गोंडा का मर्डर हो, कई सारी बात लग रहा है वहां पे कि अपराधी सरकार बदलने के बाद बेलगाम है। इसका कारण आपको क्यों लगता है? सरकार बदलने के बाद बेलगाम नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगा। हकीकत यह है कि चाहे सपा की सरकार रही हो अथवा बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, मैंने कानून और व्यवस्था के हालात कितने बद से बदतर हो चुके थे इसकी जानकारी आपको है। यहां तक श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है, बामुश्किल अभी 2 महीने हुए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। अब जहां पर एक बिल्कुल मानसिकता ही कुछ अपराधियों की बन चुकी हो कि हर समय कोई न कोई इस प्रकार की हरकत करना, अपराध करना, जिन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया, उस पर ब्रेक लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले से हालात उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने बेहतर किया है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से नीचे के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे पॉलिटिसाइज हो चुकी है? एक एक्स पार्टी के साथ है, एक वाई पार्टी के साथ है, इसीलिए ढंग की पुलिसिंग वहां पर नहीं हो पा रही? नहीं, अभी देखिए पूरे भी सिस्टम की भी पूरी तरह से रिवैम्पिंग करनी है। अभी बहुत सारे अपने हिसाब के भी पूरी तरह से रिवैम्पिंग करनी है। अभी बहुत सारे अपने हिसाब से किस अधिकारी की कहां पर पोस्टिंग, किस कर्मचारी को कहां करना, यह सब सारा चुस्त दुरुस्त करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। एक बड़ी चीज वहां पे जिस तरह से जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है वो है, सहारनपुर में जो हमको देखने को मिला वह जातीय संघर्ष है। एक जाति के लोगों ने दूसरी जाति के लोगों पर हमला किया, दूसरी वाली ने पहली पर हमला किया। ये क्या नया फेनोमेनन है जिसके चलते और कोई आर्मी बना रहा है अपनी जाति की, कोई हथियार लेके चल रहा है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई एक घटना यदि ऐसी हो जाती है तो उसे मान लेना कि उत्तर प्रदेश राज्य में यह सिलसिला चल पड़ा है, यह मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं होगा और यह उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के साथ भी यह न्याय नहीं होगा। जो भी सहारनपुर की घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जो कुछ भी न्याय संगत हो सकता है वही कार्रवाई की है, वही कदम उठाया है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी। आप आते से ही नक्सलवाद को लेकर आपने काफी मीटिंग की, बैठकों का दौर किया, बार बार मुख्यमंत्रियों से बात की। आपको क्या लगता है कैसे इस नक्सल के खौफ को दूर किया जाएगा डेवलपमेंट करके? हाल ही में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखने को मिला। देखिए, आप भी हकीकत को स्वीकार करेंगे कि नक्सल समस्या के जितने भी जानकार हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, वे भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर नक्सल की समस्या काफी कम हुई है। लोगों का यह मानना है कि 40 से लेकर 50% नक्सल की समस्या कम हुई है। अगले 2 साल के लिए आपका कोई स्पेसिफिक एजेंडा? बस इस देश में अमन अमान के हालात कायम रहें, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। अब इसी के लिए जो भी आवश्यक होगा हम कदम उठाएंगे। आखिरी सवाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सामने है, क्या पार्टी में इसको लेकर, सरकार में इसको लेकर कोई बातचीत की प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई है? अभी तक कुछ नामों पर डिस्कशंस हुए हैं? अभी तक इस संबंध में हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब बैठेंगे हम लोग, अपने जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, जो हमारे विरोधी दल के भी राजनीतिक पार्टियां, उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और आम सहमति बनाने की यह कोशिश होगी। कांग्रेस चाहती है कि प्रतीकात्मक फाइट दिया जाए? नहीं, जो हो हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, चाहे राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो अथवा उपराष्ट्रपति का, यह इस पर आम सहमति होनी चाहिए। यह एक अच्छी परंपरा होगी, यह स्वस्थ परंपरा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ सिंह जी। तो ये थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने 3 साल के बारे में अपने मंत्रालय के कामकाज किया, पूरी बातें कही, हमें बताया कि उनके मंत्रालय ने किस तरह से पिछले 3 सालों में आतंकवाद, नक्सलवाद और घर के अंदर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने की कोशिश की है। उनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर एक स्थायी समाधान की ओर बढ़े।